मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा कॉलेज, रायपुर से बोल रहा हूं। आज हम व्यावसायिक नियामक ढांचा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विषय के अंतर्गत एक वैधानिक अनुबंध के आवश्यक लक्षण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये बहुत ही प्रचलित शब्द है। अनुबंध शब्द से हम अपने जीवन में भली भांति परिचित हैं और ये शब्द को हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन वाणिज्य के दृष्टिकोण से, कॉमर्स के दृष्टिकोण से, या ये कहें कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है, कौन कौन से इसके आवश्यक लक्षण हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, हम आज इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, कोई भी अधिनियम, तो यहाँ पर जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है 1872 है, 1872 है। इसके अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत एक डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय। मतलब क्या है इसका? राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय का अर्थ होता है वैधानिकता। वैधानिकता मतलब लीगलिटी। दूसरा शब्द इसमें अनुबंध शब्द के लिए ठहराव बोला गया है। ठहराव क्या होता है? तो अब हमको समझना है कि अनुबंध शब्द के लिए जो मेन जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या चीजें हैं। तो अनुबंध की शुरुआत होती है ठहराव से। ठहराव एक एग्रीमेंट को कहते हैं और एक एग्रीमेंट होने के लिए फिर दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम अनुबंध को समझने से पहले ये जाने कि अनुबंध में जो शब्द उपयोग किया गया है ठहराव। कोई भी अनुबंध के लिए सबसे अनिवार्य शब्द होता है ठहराव। ठहराव के बिना अनुबंध नहीं बन सकता है। तो पहले हम समझे कि ठहराव क्या होता है। ठहराव को बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना अनिवार्य होता है। एक पक्षकार होता है प्रस्ताव को रखने वाला, एक पक्षकार होता है उसको स्वीकृति देने वाला। जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक, अब यहां पर प्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया और ठहराव भी बन गया, लेकिन वो वैध होना चाहिए। वैध प्रस्ताव लीगल होना चाहिए, लीगल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। स्वीकृति भी लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर लीगलिटी भी जोड़नी चाहिए। ठीक, अब यहां पर और दो शब्द इस्तेमाल किए गए। प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है। तो प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ही प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समुदाय के मध्य किसी कार्य को करने या किसी कार्य को न करने के संबंध में उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा गया हो। मतलब प्रस्ताव, जैसे मान लिया जाए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सम्मुख किसी वस्तु को खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो मिस्टर ए बी के सम्मुख जाकर उन्होंने बोला कि भैया ये आपकी वस्तु है, इसको मैं खरीदना चाहता हूं और इसकी कीमत मैं 50 रुपए आपको देना चाहता हूं। तो ये ए ने बी के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा और किस उद्देश्य से रखा? स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से। कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से रखा जाता है। ठीक, तो ये प्रस्ताव हो गया। अब दूसरा शब्द इसमें स्वीकृति है। स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस। पहले प्रपोजल समझ लिया हमने, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? स्वीकृति हम उसे बोलते हैं जब किसी प्रस्ताव को अगले व्यक्ति के द्वारा उसको कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में स्वीकृति दे दी जाए। जैसे मान लिया ए ने उसके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी इस वस्तु को 50 रुपए में खरीदना चाहता हूं। मिस्टर बी ने उसको उस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी, हामी दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जब कोई प्रस्ताव
स्वीकृत हो जाता है तो वो स्वीकृति हो जाता है। ठीक है, यहाँ स्वीकृति का भी डेफिनेशन वही है जो प्रस्ताव का है। किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव को कर स्वीकृति देने के संबंध में, उसके कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करना स्वीकृति कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि ठहराव के अंतर्गत प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होता है। प्रस्ताव और स्वीकृति, इन दो शब्दों को जोड़ देने से वो ठहराव बन जाता है। लेकिन हमको पहुंचना है अनुबंध तक, और अनुबंध शब्द जोड़ने के लिए इसमें एक शब्द जोड़ा गया है। वो शब्द क्या है? वैधानिकता। वैधानिकता मतलब लीगलिटी। जब कोई ठहराव लीगल हो, लीगल का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। समस्त प्रस्ताव जो स्वीकृत हो जाए वो ठहराव कहलाते हैं, लेकिन ठहराव को अनुबंध बनने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? लीगलिटी, वैधानिकता। और वैधानिकता शब्द का मतलब ये होता है कि हम जिस अधिनियम के अंतर्गत रहते हैं वह ठहराव उस अधिनियम में मान्य होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर विक्रय के लिए वस्तु अधिनियम लागू होता है, बहुत सारे अधिनियम हमारे यहाँ लागू होते हैं। जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे मिस्टर ए बी के दुकान में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपकी ये साइकिल या ये मोटरसाइकिल में आपको खरीदना चाहता हूं। मिस्टर बी के सम्मुख उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। मिस्टर बी की दुकान है मोटरसाइकिल की, उन्होंने उसको एक निश्चित राशि के अंतर्गत उसको बेचने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी। ये ठहराव हो गया। ये एक सामान्य व्यापारिक ठहराव है। यहां पर वैधानिकता शब्द ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कि मिस्टर ए ने 50,000 रुपए मिस्टर बी को दे दिए उस साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। अब मान लो मिस्टर बी उस मोटरसाइकिल को उसको नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं देंगे और पैसा ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में मिस्टर ए के पास क्या अधिकार होगा? वो कोर्ट केस करेंगे मिस्टर बी के ऊपर और उस मोटरसाइकिल को वो प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सामान्य व्यवसायिक ठहराव है, वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से। ये सामान्य एक एग्रीमेंट है जो कि लीगली हम इसको फॉलो भी करा सकते हैं, तो ये वैधानिक कहलाएगा। जस्ट इसका अपोजिट मान लो हम इसको इलीगल कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए ने बी से बोला कि मिस्टर सी की ये प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति, इसको आप तोड़ फोड़ दो, उसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। मिस्टर ए ने बी से बोला कि आप मिस्टर सी की प्रॉपर्टी को तोड़ दो। बी ने सी की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, तोड़ फोड़ नुकसान कर दिया। अब उससे 50,000 रुपए मांगने का ए के पास। ए ने बोला नहीं देते, आपको मैं पहचानता नहीं, बोले जाइए। तो क्या यहाँ पर बी के पास ये अधिकार है कोर्ट केस करके उससे 50,000 रुपए वसूल कर लेगा? यदि बी पहले कोर्ट केस करेगा तो सबसे पहले उसको जेल हो जाएगी, पुलिस उसी को पकड़ेगी। भैया आपने किसी की संपत्ति को तोड़ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये एक क्राइम कहलाता है, इलीगल है। और कोई आप इलीगल काम करते हो, उसके लिए कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वो केवल ठहराव होता है, अनुबंध नहीं होता है। तो अनुबंध होने के लिए वैधानिकता शब्द, लीगलिटी शब्द होना बहुत अनिवार्य है। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। अनुबंध शब्द के लिए ठहराव प्लस वैधानिकता, ठहराव के लिए फिर दो शब्द, प्रस्ताव और स्वीकृति, एक्सेप्ट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया जो कि है लीगलिटी, वैधानिकता। तो ये सारे शब्दों को हमने समझ लिया और ये हमने अनुबंध क्या होता है, अनुबंध कैसे बनता है, अनुबंध की उत्पत्ति क्या है, ये सब हमने इस बारे में सीख लिया। अनुबंध शब्द के बारे में एक बात और कही जाएगी कि ये व्यावसायिक क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा उपयोग है। हम डेली रूटीन में इसका उपयोग करते हैं। इसकी आवश्यकता हमको कहां कहां पड़ती है? हम कोई भी व्यवहार करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी वस्तु बेचते हैं, वाणिज्यिक जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, सब में, हर फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। वाणिज्य में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है और अनुबंध के साथ ही हम जो है
हर कार्य को अपना संचालन करते हैं। किसी की संपत्ति खरीदनी है तो एग्रीमेंट, कोई सामान खरीदना है तो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। ठीक, अब हम आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एक वैधानिक अनुबंध के आवश्यक लक्षण। तो एक वैधानिक अनुबंध में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर वो वैधानिक लक्षण या वैधानिक अनुबंध कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिख भी सकते हैं ठहराव, इसके अंतर्गत प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होना अनिवार्य है। मस्ट बी ए एग्रीमेंट, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक, अब इस पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ठीक, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया ही है कि ठहराव के अंतर्गत प्रस्ताव रखा जाता है, स्वीकृति होती है। यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रस्ताव और स्वीकृति यदि अनुबंध बनना है तो वो उसका उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, वैध प्रस्ताव होना चाहिए, वैध स्वीकृति होनी चाहिए, तो ही वो वैध ठहराव बनेगा। लीगल एग्रीमेंट, लीगल प्रपोजल एंड लीगल एक्सेप्टेंस, तो ये लीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। पहली नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना, मतलब उसमें कैपेसिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। और भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हर किसी को अनुबंध करने का राइट प्राप्त है। सिर्फ केवल 3 लोगों को छोड़कर, उसमें पहला शब्द है अवयस्क माइनर, दूसरा शब्द है अनसाउंड माइंड अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, वो अनुबंध नहीं कर सकता है। और तीसरा शब्द इसमें बोला गया है कि तीसरा शब्द इसमें और इस्तेमाल किया गया है कि राजनियम के अंतर्गत जिसको अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। राजनियम के अंतर्गत, राजनियम मतलब हम जिस राजनियम के अंतर्गत डीलिंग करते हैं, जिस राजनियम में हम रहते हैं, उस राजनियम में कुछ लोगों को अनुबंध करने की मनाही है, वो अनुबंध नहीं कर सकते। तो अनुबंध करने की क्षमता के अंतर्गत हमको 3 शब्दों को समझना है। सबसे पहला माइनर, अवयस्क। अवयस्क को भारतीय अनुबंध अधिनियम में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। एक अवयस्क किसी के साथ अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है और उसको अधिनियम में बहुत सारे प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट हो सकता है, कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकता है। अधिनियम ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 18 वर्ष से कम है, बिलो 18 ईयर्स हैं, वो माइनर कहलाते हैं। और उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, और यदि वो कर लेता है तो उसमें वो लीगल नहीं माना जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा और ये सीधे सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अधिनियम ये मानता है कि एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, और माइनर जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स 18 वर्ष से कम हो। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और बताई गई है, माइनर उसको भी बोला गया है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनको यदि गवर्नमेंट ने, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और उनको कानूनी उत्तराधिकारी लीगल अथॉरिटीज को दिया गया है जो उसकी देखभाल करते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए 21 ईयर तक वो माइनर होता है। मतलब सामान्य लोग के लिए 18 वर्ष के बाद वो माइनर से मेजर हो जाएगा, अवयस्क के वयस्क हो जाएगा। लेकिन जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिनके पेरेंट्स नहीं होने की वजह से कोई उसकी देखभाल कर रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए 21 ईयर लीगलिटी एज मानी जाती है, माने माइनॉरिटी एज मानी जाती है। 21 ईयर तक वो माइनर रहता है, उसके बाद वो मेजर बनता है। ठीक, तीसरा शब्द इसमें, दूसरा शब्द इसमें ये बोला गया है अनसाउंड माइंड व्यक्ति। अनसाउंड माइंड मतलब ये होता है जिसका दिमाग अनुबंध करते समय, अनुबंध के समय उसका दिमाग सही नहीं चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या बोला जा रहा है, उसको क्या बताया जा रहा है, उसको बेवकूफ बना के उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, उससे किसी एग्रीमेंट में सिग्नेचर करा लिया, तो मतलब ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अनसाउंड माइंड एक पागल व्यक्ति को भी माना जाएगा। जैसे रांची के पागल खाने से छुटा हुआ कोई पागल है और आके आपको बोलेगा भैया मैं
सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आपने उसके साथ बेवकूफी बनकर या बेवकूफी में आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, बाद में आपको पता चला ये तो पागल है बोले, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें बोला गया, राजनियम के द्वारा, वे व्यक्ति जिनको राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। और ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, विदेशी राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, ऊंची पद प्रतिष्ठा की वजह से जो व्यक्ति होते हैं, जैसे पहले बैरिस्टर को माना जाता था, भारत के राष्ट्रपति को माना जाता था, इन लोगों को अपनी ऊंची पोस्ट की वजह से भी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए व्यर्थ या अयोग्य घोषित किया गया, ये अनुबंध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिनको कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट कि अनुबंध करने की क्षमता जिनमें नहीं है वो अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अनुबंध करने की क्षमता होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो, वो अनुबंध करने की क्षमता रखता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसर्न, जो भी इसके संबंधित पक्षकार हैं उनमें कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा है, यदि वो फ्री कंसर्न मतलब उनकी सहमति तो है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, व्यर्थ नहीं हो जाएगा, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये वैधानिक अनुबंध नहीं है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्र सहमति, कब स्वतंत्र सहमति मानी जाती है, कब नहीं मानी जाती है। तो एक सहमति यदि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन, इनसे यदि प्रभावित होती है, मिथ्या वर्णन, अनुचित प्रभाव, कपट, उत्पीड़न, इन 4 फैक्टर से यदि वो अफेक्टेड होकर आपको कोई सहमति मिल रही है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे। स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी, जबकि वो इससे प्रभावित ना हो। अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब क्या होता है, उत्पीड़न का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को आपने डरा धमका कर उसको किसी एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया है, ये उत्पीड़न कहलाता है। किसी कारण धमकी दिया, भैया लो रिवॉल्वर तान दिया, बोला चलो सिग्नेचर करो प्रॉपर्टी के कागज पे, उसने डर के मारे फट से सिग्नेचर कर दिया, तो ये पीड़ित पक्षकार हो गया, उत्पीड़न से प्रभावित सहमति है, इससे हम वैलिड नहीं मानेंगे। दूसरा अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इस पोस्ट में होता है कि दूसरे व्यक्ति को वो प्रेशर बना सके, जैसे मान लो ऑफिस में मैनेजर है, अपने असिस्टेंट को अपनी पोस्ट की वजह से प्रेशर बनाता है और बोलता है कि भैया आप साइन कर दो, उसको नौकरी का डर है, उसने साइन कर दिया, लेकिन बाद में वो प्रूव कर देता भैया मैं जब सिग्नेचर कर रहा था मैं डरा हुआ था उससे, उसकी पोस्ट की वजह से मेरे को अपनी नौकरी का खतरा लग रहा था, मैंने सिग्नेचर कर दिया, वास्तव में मेरी सहमति नहीं है, तो ये भी व्यर्थ हो जाएगा, ये अनुचित प्रभाव कहलाएगा। तीसरा इसमें शब्द उपयोग किया गया कपट। कपट मतलब क्या होता है कि आपने अगले व्यक्ति से कोई सहमति, कोई स्वीकृति उसको बेवकूफ बना कर ले लिया, कपट देकर, धोखा देकर ले लिया है, छल कपट किया उसके साथ, कुछ और बताया, कुछ है कुछ और बताया कुछ और है, या मिथ्या वर्णन कर दिया। मिथ्या वर्णन मतलब अनाप शनाप वर्णन। आपसे पूछा कि भी आपकी ये मोटरसाइकिल है, बोले सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आप किसी को बेच रहे हो, और आपसे उसने पूछा भैया मोटरसाइकिल बहुत अच्छी चलती है, एवरेज कितना देती है, उसने बताया कि 50 का एवरेज देती है, आपने बोल दिया 50 का एवरेज देती है, जबकि वास्तव में 50 का नहीं देती, 30 का एवरेज दे रही है। आपसे उसने पूछा भैया इसका इंजन अच्छा है, बोले तो बोले इंजन एक नंबर है, बोले आप चलाइए, बोले रोड पे दौड़ती है, बोले ठीक। तो ये सारी चीजें, लेकिन वास्तव में गाड़ी में क्या है, इंजन उसका खराब है, इंजन का काम हो चुका है, उसका एवरेज 25-30 का आता है, जबकि आपने उसको क्या बोल दिया है, मिथ्या वर्णन कर दिया है, एवरेज बहुत अच्छा है, इंजन एक नंबर है, गाड़ी अभी इतनी चली है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है, आपने गाड़ी को कई जगह चलवा चुका है, तो इस तरीके से आपने उसको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई है, तो ये सब मिथ्या वर्णन और कपट की श्रेणी में आती है। यदि कोई एग्रीमेंट इससे भी प्रभावित है और इससे प्रभावित होकर सहमति आपको मिली है,
तो इसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे और यह भी वॉइडेबल एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, जिसमें एक पक्षकार की इच्छा पर ही निर्भर करेगा कि उस एग्रीमेंट को पूरा करना है कि नहीं करना है। ठीक, अब अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है? किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसके बदले में जो राशि हम चुकाते हैं, जैसे हम कोई भी सामान खरीद रहे होते हैं, कोई भी वस्तु की सेवाएं प्राप्त कर रहे होते हैं किसी के, तो उसके बदले में जो चीज चुकाई जाती है वो कहलाता है प्रतिफल, कंसिडरेशन कहलाता है। और बिना कंसिडरेशन के अधिनियम में ये कहा गया है कि बिना कंसिडरेशन के यदि आप कोई चीज खरीदते हो तो वो बिना आपका एग्रीमेंट माने अनुबंध नहीं माना जाएगा, बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक, जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने बोला कि ये 50,000 रुपए है, मैं आपको ले जाना मेरे से, कल आपको मैं दे दूंगा। बोले दूसरे दिन जब आप उसके पास गए 50,000 रुपए लेने के लिए, तो उसने बोला किस बात के दूंगा मैं आपको 50,000 रुपए, चाहिए नहीं देता। बोले तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि कल तो आपने मेरे को प्रॉमिस किया था 50,000 रुपए दूंगा आपको, बोले तो आज मुझे दो। क्योंकि आप क्यों नहीं बोल सकते, उसको बाध्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया उसके लिए 50,000 रुपए लेने का। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, आप उसके हिसाब से थोड़ी उसके ऊपर कुछ बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिफल नहीं है। बिना प्रतिफल के आप उससे कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते, ना तो आप उससे कोई चीज खरीद सकते हो, ना उससे आप कोई चीज देने का वादा करोगे तो उसको आप पूरा नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो प्रतिफल होना अनिवार्य है। साथ ही साथ प्रतिफल का उद्देश्य भी, आपका जो एग्रीमेंट है उसका उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानूनन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रतिफल तय किया है और उसका उद्देश्य लॉफुल नहीं। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति से आप कोई सामान खरीद रहे हो और वो सामान की कीमत 20,000 रुपए है, अगला व्यक्ति आपको 2,000 रुपए में वो चीज दे दे रहा है। भाई जो चीज की कीमत 20,000 रुपए है और 2,000 रुपए में आप उसको बेवकूफ बना के कैसी तरीके से आप ले रहे हो, तो यहां पर भी एक परेशानी है कि उद्देश्य उसका जो है कंसिडरेशन जो है वो सही नहीं है। और एक चीज इसमें और हम बोल सकते हैं कि उद्देश्य जो होता है वो भी वैधानिक होना चाहिए। जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं वैधानिक उद्देश्य उसका होना चाहिए। अवैधानिक उद्देश्य से आप कोई प्रतिफल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसके अगला पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए ठहराव। ऐसे ठहराव जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं, कुछ ठहरावों को सीधे सीधे बोल दिया गया है कि ये व्यर्थ है। जैसे सबसे पहला इसमें आता अवैध के साथ किया गया ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ है। सीधे सीधे पहले ही एग्रीमेंट में ये बोल दिया जाएगा, आपने एज अपनी बताओगे 18 से कम है तो ये ठहराव व्यर्थ घोषित कर दिया जाएगा, इसकी आप पे अगली सुनवाई होगी नहीं। ठीक, विदेशी राजदूत, इसके साथ भी किया गया ठहराव व्यर्थ माना जाता है। दूसरा इसमें बोला गया है कि जैसे बाजी के ठहराव, शर्त लगाने के ठहराव या कोई असंभव कार्य करने के ठहराव, ऐसा कोई काम जो कि इलीगल नहीं मतलब असंभव है। जैसे मैंने बोला आपसे एग्रीमेंट ठहराव किया कि आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा और आपने बोला हाँ, उसके बदले में आपको इतने रुपए दूंगा। बोले तो ये कैसा ठहराव है? कोई व्यक्ति से हमें मान नहीं सकते कि वो आसमान से तारे तोड़ के ला देगा। जैसे मान लो मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर बी से कि आप मेरा ये काम कर दो, उसके बदले में मैं आसमान से तारे तोड़ के आपको ला के दे दूंगा। उसने ये काम कर दिया, लेकिन ये ठहराव तो असंभव है। कोई बाजी का ठहराव, कोई शर्त का ठहराव, जैसे मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और अगले व्यक्ति ने मैच शुरू होने से पहले शर्त लगा ली, बाजी लगा लिया कि जीतेगा तो ऐसा, तो ये बाजी के ठहराव को भी व्यर्थ घोषित ठहराव माना जाता है स्पष्ट रूप से। या किसी के विवाह में रुकावट डालने का कोई ठहराव, किसी के व्यवसाय में रुकावट डालने का ठहराव। एक व्यक्ति कोई अच्छा व्यवसाय कर रहा है, लीगल बिजनेस कर रहा है, अगला व्यक्ति बोलता है आप ये दुकान मार्केट से हटा दो, इसके बदले में मैं आपको इतने रुपए दूंगा। अगला व्यक्ति पैसा ले लेता है, दुकान नहीं हटाता है, तो ये क्योंकि व्यर्थ ठहराव है। तो ऐसे जितने भी ठहराव हैं वो सब व्यर्थ माने जाएंगे और इससे हम केवल एक ठहराव कहेंगे, एग्रीमेंट ही होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है,
इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी ठहराव होते हैं जिनमें सामान्य रूप से ठहराव कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मौखिक ठहराव भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, लेकिन कुछ ठहराव कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें कुछ विशेष क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए। ये तीन और चीजें हैं कि ये ठहराव के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन में, जैसे कंपनी अधिनियम के ठहराव में लिखित भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। संपत्ति विक्रय के ठहराव, किसी की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये लिखित भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, प्रमाणित भी होना चाहिए। ऐसे ठहराव में हमको ये ध्यान रखना है कि जैसा रिक्वायरमेंट, जैसे पंच निर्णय अधिनियम है, वस्तु विक्रय से संबंधित संपत्ति को खरीदना बेचना है, इससे रिलेटेड यदि कोई एग्रीमेंट हम कर रहे हैं तो ये भी लिखित, रजिस्टर्ड और प्रमाणित होना अनिवार्य है। तो ये हो गए एक वैधानिक अनुबंध के लक्षण। इस प्रकार से हम अंत में ये कह सकते हैं कि उपरोक्त जितने भी बातें हैं एक वैधानिक अनुबंध के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक, धन्यवाद।